हेलो फ्रेंड्स। आज की इस नए वीडियो में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप लोग अपने बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर काफ़ी ज़्यादा टेंशन में थे। मतलब अगर मैं पिछले महीने की बात करूं तो कि हमारे बोर्ड एग्ज़ाम कब होंगे, किस डेट से होंगे, ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन होगा, कई तरीके के सवाल आप लोगों के माइंड में चल रहा था। और उन सभी जो आपके दिमाग में डाउट था वो क्लियर हो गया 31 दिसंबर को, जब अनाउंस हुआ कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम है, ऑफलाइन होंगे और कितने तारीख से होंगे, वो सब उस दिन आपको पता चल गया। अब दोस्तों, बोर्ड एग्ज़ाम आपके सर पे है एंड बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं वो टेंशन में होते हैं कि यार मैं तो अच्छे मार्क्स नहीं ला पाऊँगा क्योंकि मेरी तो तैयारी ही नहीं है। मुझे तो ये नहीं आता है, वो नहीं आता, वगैरह वगैरह कई तरीके की नेगेटिव फीलिंग्स जो है वो अपने अंदर डेवलप करते रहते हैं और फिर उनका पढ़ाई जो है वो पढ़ाई में मन नहीं लगता है। तो दोस्तों, किस तरीके से आप अपने आप को काम रखते हुए पेपर में, अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे से स्कोर कर पाएँ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं वही आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ और स्पेशली ये वीडियो जो है वो मैंने क्लास 12th मैथ्स को लेकर बनाया है, तो कि मैथ्स में आप कैसे अच्छा स्कोर कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों, मैथ्स जो सब्जेक्ट है ना, वो मतलब लगभग लगभग बच्चों को बहुत डराती है और इसीलिए बच्चों ने मैथ्स का फुल फॉर्म भी बना रखा है कि मेरी आत्मा तुझे हमेशा सताएगी। इस तरीके के कुछ फुल फॉर्म भी बने हुए हैं, आप लोगों ने बना रखे हैं। तो मैथ्स हर एक बच्चे को बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है। तो आपको ये आसान कैसे लगे और आपको ये कैसे आप बिलीव करने लगो कि हाँ, मैथ्स में भी स्कोर किया जा सकता है। तो दोस्तों, उन्हीं टॉपिक्स पे मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को अब शुरू करते हैं। सबसे पहले अंडरस्टैंड द कंटेंट्स एंड द वेटेज ऑफ द सिलेबस। यानी सबसे पहले एक पेज लीजिए आप, उस पर आप अपने सिलेबस को, कंटेंट को नोट कीजिए कि मैथ्स में आपका क्या सिलेबस है। उसके बाद पहले तो आपने नोट किया कि सिलेबस क्या है, कंटेंट क्या है। फिर सिलेबस में वेटेज चेक कीजिए। आपको पता होना चाहिए कि आप जो एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं उसमें जो कंटेंट है तो किस कंटेंट का कितना वेटेज है, ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आप सीबीएसई के साइट पे जाकर आपका जो लेटेस्ट सिलेबस क्या है उसको आप चेक कीजिए और वहाँ से आपको वेटेज भी मिल जाएगा कि डिफरेंट अलग अलग यूनिट के क्या वेटेज हैं। यू विल फाइंड द वेटेज ऑफ द डिफरेंट यूनिट। आप सीबीएसई और लेटेस्ट सिलेबस आपको पता होगा तो ये आप कर पाएंगे। और दोस्तों, ये बहुत ही मतलब हाईली रिकमेंडेड है कि जो मतलब सीबीएसई आप 12th क्लास के जो मैथ्स का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो पहले उस यूनिट पे ज़्यादा ध्यान दें जिनका कि मैक्सिमम वेटेज है। मैक्सिमम वेटेज इन बोर्ड एग्ज़ाम, आप उस पे ज़्यादा ध्यान दें। क्यों ज़्यादा ध्यान दें? क्योंकि अगर आप इस पोर्शन को, इस सेक्शन को या इस यूनिट को अगर आप पहले कर लेते हैं तो एक तरीके से ये मोरल बूस्टर की तरह है ना। इट विल हेल्प टू बूस्ट योर मोरल। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि आपने सबसे ज़्यादा वेटेज वाला यूनिट है उसको अच्छे से कर लिया है, तो इससे आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर कि हाँ, मेरा 30% या 40% या 50% जितना भी उसका वेटेज होगा पूरे सिलेबस के मुकाबले, तो मैंने इतना कर लिया है, अब तो मेरे इतने नंबर पक्के हो गए हैं। फिर आप दूसरे टॉपिक्स या जो बाकी डिफ़िकल्ट टॉपिक्स हैं आप उस पर स्विच कर सकते हैं। प्रिपरेशन फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक्स इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। अब दोस्तों, कई स्टूडेंट क्या करते हैं कि एनसीईआरटी तो उनकी नई की नई पड़ी रहती है घर में टेबल पे और वो बाकी बुक्स के पीछे शुरू से ही लग जाते हैं। ये नहीं कि दिसंबर में या जब पेपर के 2 महीने रह गए, कुछ स्टूडेंट्स का यह हैबिट होता है कि वो शुरू से ही मतलब एनसीईआरटी की उनकी बुक नहीं खुलेगी लेकिन बाकी वो दुनिया की 1000 बुक इधर से उधर कितने का है, ये अच्छा है कि नहीं है, इसमें से क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है, वगैरह वगैरह कई तरीके की बातें करते हैं और बुक्स के पीछे भागते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताऊं, एनसीईआरटी बुक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और एनसीईआरटी दोस्तों, आप 12th बोर्ड की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, कल के दिन में आप यूपीएससी की तैयारी करोगे, वहाँ पे भी यही बोला जाता है कि एनसीईआरटी मस्ट, मतलब एनसीईआरटी तो आपको करना ही है, उसके बाद ही आप कोई बुक करो। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ पर्टिकुलरली मैथ सब्जेक्ट की, तो आप एनसीईआरटी जरूर कीजिए और एक एक क्वेश्चन कीजिए।
मतलब एक भी एग्जाम्पल्स हैं, क्वेश्चंस हैं, सबको कर डालिए। जो मिसलिनियस एक्सरसाइज है, मतलब आप यूँ मान लीजिए कि एनसीईआरटी बुक जो है उसमें एक क्वेश्चन भी आपकी नज़रों से नहीं बचना चाहिए। हर एक क्वेश्चन को कम से कम एक बार तो जरूर कीजिए। और दोस्तों कम से कम मैं कह रहा हूँ, अगर आप 2 बार करते हैं, 3 बार करते हैं तो और भी अच्छा है। तो कम से कम आप एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन को एक बार तो जरूर कीजिए। और दोस्तों जब आप कर रहे होंगे तो एक चीज़ साथ में आप और करिए कि जो आपको इम्पोर्टेंट जो मतलब सीबीएसई के सिलेबस में भी जिसको इम्पोर्टेंट वेटेज जिसको ज़्यादा दिया गया है, या जो आपको डिफिकल्ट लग रहा है क्वेश्चन करते वक्त, उसका एक इम्पोर्टेंट मतलब नोट्स टाइप का बनाते जाइए या मार्किंग करते जाइए कि हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या ये डिफिकल्ट है, जो मैं कई बार कर चुका हूँ लेकिन फिर भी बार बार मुझे इसमें प्रॉब्लम हो रहा है। तो वैसे क्वेश्चन को आप मार्क करते चलिए। और जहाँ पे भी आपको एनसीईआरटी में आपको करते वक्त अगर डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं आप, तो आपके पास जो एनसीईआरटी के अलावा जो आपके पास दूसरा बुक है, रेफरेंस बुक, उसमें से आप खोल के जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से क्लियर कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे सॉल्यूशन जो है बहुत ही अच्छे तरीके से बताए होते हैं। प्रैक्टिस सैम्पल पेपर्स एंड प्रीवियस ईयर पेपर। दो चीज़ें हैं, सैम्पल पेपर एंड प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर जो कि पिछले कई सालों में आ रखे हैं, तो वो क्वेश्चंस भी आप प्रैक्टिस कीजिए। और सैम्पल पेपर तो हर साल बोर्ड एग्जाम से पहले अवेलेबल होता है सीबीएसई के द्वारा। तो दोस्तों इन दोनों पेपर को आप जमकर इनकी प्रैक्टिस कीजिए। कि अब ऐसा क्यों कहा जाता है, क्या ये करने से आप पास हो जाएंगे या क्या इतना ही करना सफिशिएंट है? तो दोस्तों इतना ही करना सफिशिएंट नहीं है। ये तो आप तब करेंगे ना जब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा। यानी कि जब एक बार आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, आपने रिवीजन कर लिया है कम से कम एक बार, उसके बाद आप सैम्पल पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर पाइए। ये नहीं कि आपकी तैयारी कुछ नहीं है और आप डायरेक्ट सैम्पल पेपर खोल लें और प्रीवियस ईयर पेपर, और सोचे कि मैं तो अगर सिर्फ 10 सैम्पल पेपर और 10 प्रीवियस ईयर पेपर कर लूँगा तो मेरे तो 90% से ज़्यादा स्कोर मैं कर ही लूँगा मैथ्स में। तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। सैम्पल पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर दोस्तों ये तभी आपको हेल्प करेंगे जब आपकी तैयारी एनसीईआरटी से पूरी हो चुकी होगी। और इसलिए कहा जाता है सैम्पल पेपर और प्रीवियस ईयर के लिए, क्योंकि जब आप प्रीवियस ईयर पेपर जब सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको क्वेश्चन रिपीट होते हुए दिखेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब 100% रिपीट होता है, बट थोड़े बहुत चेंजेस के साथ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हर साल रिपीट होते हैं। तो जब आप वो प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे तो उन क्वेश्चन पे आपका कमांड होता जाएगा। एक बार करेंगे, 2 बार करेंगे, 3 बार करेंगे, तो उस तरीके से उस टॉपिक पे या उस चैप्टर के पर्टिकुलर क्वेश्चन पे आपका कमांड हो जाएगा। और दोस्तों सिर्फ सॉल्व ही नहीं करना है। अगर आप सॉल्व करने बैठे हैं तो आप टाइमर लगा के बैठिए कि मुझे इतने टाइम में करना है, और वो टाइम कितना होगा, जितने टाइम में आपको पेपर में करना है। तो आप वो टाइमर लगाकर सेट करके और फिर पेपर को सॉल्व कीजिए, ताकि आपको मतलब कमांड भी हो क्वेश्चन पे, और टाइम एक मतलब जो स्पेसिफिक टाइम है उसके भीतर भीतर आप कंप्लीट भी कर ले, उसकी भी प्रैक्टिस कीजिए साथ में। से गुड बाय टू द रोट लर्निंग। से ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कुछ स्टूडेंट्स का आदत क्या होता है कि वो किसी भी मतलब सब्जेक्ट को, किसी भी कंटेंट को वो रट्टा मारने की सोचते हैं, मतलब मगअप करने की सोचते हैं कि मैं तो इसको पूरा रट्टा मार लूँगा। और दोस्तों अगर मैं आपके लैंग्वेज में कहूँ तो कुछ जो स्टूडेंट है वो इस शब्द का प्रयोग करते हैं कि मैं तो पूरा स्कैन कर लूँगा, यानी कि वो अपने आप को स्कैनिंग मशीन समझते हैं। लेकिन दोस्तों मैथ्स में ऐसा नहीं होने जा रहा है, क्योंकि मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है इज ऑल अबाउट द अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। आप कॉन्सेप्ट को कितना समझे हो वो आपको नंबर दिलाएगा, ना कि आप कितने क्वेश्चन को रटे हो। और दोस्तों मैथ्स में आप क्वेश्चन को कैसे रट सकते हो, ये तो संभव ही नहीं है, क्योंकि ये जरूरी तो है नहीं कि आप जो रट के जा रहे हो वही डिजिट एग्जैक्ट सारे क्वेश्चन वही आएंगे। तो मैथ्स में तो अब वैसे भी रटना पॉसिबल नहीं है, बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं। तो दोस्तों आपको रट्टा नहीं मारना है, आपको जितना ज़्यादा आपके पास टाइम है आप प्रैक्टिस कीजिए, और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होता जाएगा। बहुत से ऐसे चैप्टर आपको दिखेंगे, क्वेश्चन दिखेंगे, टॉपिक दिखेंगे जो फर्स्ट टाइम में शायद आप जब सॉल्व कर रहे हो तो आपको उतना क्लियर ना हो, बट आप उसको जब रिपीटेड 2 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार जब उसी कॉन्सेप्ट को कर लेंगे तो आपका जो वो कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ रहा था वो क्या होगा कि क्लियर हो जाएगा। और दोस्तों एक बात और, कुछ स्टूडेंट का ये भी हैबिट होता है कि वो एक पेज पर फॉर्मूला लिख लेते हैं
और उसको तोते की तरह रटते रहते हैं। मतलब इतनी बार पढ़ेंगे कि आप उनसे फार्मूला पूछो, वो धड़ाधड़ जैसे उन्होंने सीक्वेंस में लिखा है कि 1 नंबर पे ये फार्मूला है, 2 नंबर पे ये है, 10वें नंबर पे ये है, 20वें पे, वो आपको पूरा सुना देंगे। बट जब आप उन्हीं फार्मूला से रिलेटेड उनको क्वेश्चन दीजिए तो वो नहीं कर पाते हैं, जबकि उनको फार्मूला पूरा याद होता है। और फ्रेंड्स, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप लोग सोचते हो कि फार्मूला अगर हमें याद हो गया है तो मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर लूँगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। फार्मूला को आपको मगिंग अप नहीं करना है, रटना नहीं है। आप पेज पे लिखे हो, ये बहुत ही अच्छा है। आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो इसमें फार्मूला को यूज करना है, तो आप वहाँ से देखो उस फार्मूले को। और फ्रेंड्स, आप बात मानिए, अगर आप एक ही फार्मूला के 10 क्वेश्चन कर लेते हैं ना, 2-4 क्वेश्चन आज आपने किया, कल 1 क्वेश्चन किया, परसों आपने 2 क्वेश्चन, तो जब 3-4 बार आप उस फार्मूला को पेज में देखेंगे तो वो आपको वैसे ही याद हो जाएगा। तो आपको फिर मतलब तोते की तरह उसको रटने की ज़रूरत नहीं है। आप रट तो लोगे, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करोगे उस फार्मूले का, तो फिर आपको वो फार्मूला याद भी नहीं हो पाएगा और आप समझ भी नहीं पाओगे कि इसका एप्लीकेशन क्या है, मैं कहाँ पे यूज करूँगा, किस सिचुएशन में यूज करूँगा इस फार्मूले का। तो आप रटना छोड़ दीजिए और फार्मूले का पेज सामने रख लीजिए, और जब क्वेश्चन सॉल्व करें वहाँ पे कोई फार्मूला यूज हो रहा है, वो आप देखिए कि इसमें से मैंने जो नोट किया है उसमें से कौन सा फार्मूला यूज हो रहा है। सेल्फ इवैल्यूएशन दोस्तों, ये तो मस्ट होता है किसी भी एग्जाम के लिए। 10th का आप बोर्ड दे रहे हो, 12 दे रहे हो, गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हो, इंजीनियरिंग का एग्जाम, मतलब कोई सा भी एग्जाम आप दे रहे हो ना, ये सबसे मस्ट होता है सेल्फ इवैल्यूएशन। अब सेल्फ इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है कि आप अपने अंदर झांको, अपने अंदर देखो कि आप में क्या कमियां हैं, आप में क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, आपके कौन से वो ग्रे एरिया हैं, क्या आपके वीकनेस है। अब ग्रे एरिया और वीकनेस का मतलब क्या है कि अब ऐसा तो है नहीं कि 12th का आपको मैथ्स का हर एक टॉपिक आपको मतलब अच्छे से आता होगा और हर टॉपिक पे आपका पूरा कमांड है। तो दोस्तों, आप कभी टाइम निकाल कर अपने आप को सेल्फ इवैल्यूएट कीजिए कि हाँ, इतना मेरा सिलेबस है, ये चैप्टर हैं, और ये चैप्टर तो मुझे आता है, अच्छे से आता है, ये मुझे आता तो है लेकिन उतने अच्छे से नहीं आता है, और ये वो चैप्टर है जो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया है या जिनके क्वेश्चन मैं बिल्कुल नहीं कर पाता हूँ। तो जब आप इस तरीके से करेंगे तो फिर आप क्या होगा कि आपको एक आइडिया मिलेगा कि हाँ, मुझे इस चैप्टर पे बहुत ज़्यादा मेहनत करना है। अब जैसे बहुत से स्टूडेंट जो होते हैं उनका कैलकुलस बहुत वीक होता है, तो वो कैलकुलस पे ज़्यादा ध्यान दें क्योंकि उसका वेटेज भी होता है और बहुत से बच्चों को उसमें प्रॉब्लम भी आता है। कुछ बच्चों को कैलकुलस में नहीं आता है तो उनको प्रोबेबिलिटी में आता है। तो हर एक स्टूडेंट का अलग अलग ग्रे एरिया और वीकनेस हो सकता है, सबका सेम हो ऐसा नहीं है। तो पहले आप अपने वीकनेस को देखिए कि आपका वीकनेस क्या है, उसको नोट कीजिए, और फिर उस वीकनेस को दूर करने के लिए आप टाइम दीजिए, यानी कि उस पर ज़्यादा टाइम दीजिए। और जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उस पर आप अगर थोड़ा कम भी देंगे, अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही छोड़ देना है जो आपका स्ट्रॉन्ग चैप्टर है, बट हाँ, उस पर अगर आप थोड़ा कम टाइम देते हैं और जो आपका सबसे वीक टॉपिक है, वीक चैप्टर है, उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे, तो प्रैक्टिस के बाद फिर जो आपका ग्रे एरिया है, जो वीकनेस है, वो भी आप दूर कर पाएंगे। तो ये करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो दोस्तों, पेपर लिखने वक्त तक भी आपको ये पता नहीं चल पाएगा कि आखिर मेरा पेपर ख़राब क्यों जा रहा है, क्योंकि आपने अपने आप को सेल्फ इवैल्यूएट ही नहीं किया था। आपको ये आइडिया ही नहीं लग पाया कि मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है और मेरे वीक पॉइंट क्या है। और दोस्तों, ये सिर्फ मैथ्स के लिए ही नहीं, आप किसी भी सब्जेक्ट में इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, और ये करना बहुत ही बेनिफिशियल होता है। चाहे आप 12th का बोर्ड दे रहे हैं, अगले साल आप इंजीनियरिंग के एग्जाम्स देंगे, तो वहाँ पे भी अपने आप को सेल्फ इवैल्यूएट आपको करना पड़ेगा। तो ये तो मस्ट है किसी भी एग्जाम के लिए। प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आपने तैयारी कर लिया, आपको फॉर्मूले याद हो गए, आपने जो अपने वीकनेस है सबको दूर कर लिया है, तो भी आप अच्छे स्कोर कर पाओगे, नहीं। एट द लास्ट आप जब पेपर में बैठे हो, पेपर लिख रहे हो, तो वहाँ पे क्या मैटर करता है? प्रेजेंटेशन मैटर करता है कि जो आपको आता है उसको आप किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो। आना ही सब कुछ नहीं है कि आपको आंसर आ रहा है, ये भी मैटर करता है कि आप उस आंसर को, उस सॉल्यूशन को किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो। तो दोस्तों, आपको बहुत ही नीट एंड क्लीन करना है, यानी कि आप जो भी लिख रहे हो उसमें कट्टम पिट्टम बहुत कम करना है। आपको अगर कुछ आपसे गलती हो जाती है तो आप एक क्रॉस बना के आगे बढ़ जाइए, क्योंकि पेजेस की कमी नहीं है, तो आपको उसी जगह पे काट कर ओवर राइटिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि बहुत से बच्चों का क्या आदत होता है कि वो पहले, अरे ये तो गलत हो गया, चलो काट दिया, नहीं यार ये तो सही था, फिर उसी के बगल में या उसके ऊपर या उसके नीचे फिर उसको भी काट देते हैं, क्योंकि उनको लगता है नहीं यार पहला वाला ही सही था। तो इस तरह ओवर राइटिंग से क्या होता है, एक तो कि आपने ओवर राइट कर दिया है तो टीचर को समझने में दिक्कत होगा कि आपने आखिर लिखा क्या है।
अब उसको डाउट होगा कि अच्छा सही वाला भी आंसर उसको दिख रहा है, गलत वाला भी दिख रहा है, तो वो तो टीचर के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो किस चीज़ को मानता है। अगर वो बोलेगा नहीं आई विल टेक द रॉन्ग आंसर, तो वो गलत कर देगा, और अगर वो सही वाले को लेगा तो सही कर देगा। तो ये तो टीचर के ऊपर डिपेंड है। पर आप ऐसे सिचुएशन में क्यों छोड़े अपने आंसर को? आपको नीट एंड क्लीन लिखना है, ओवर राइटिंग से आपको बचना है। मिस्टेक हो गया तो हो गया, आपको आप जस्ट उसको कट कीजिए या क्रॉस लगा दीजिए और आगे बढ़ जाइए। और आप एक क्वेश्चन आपने किया, अगर आपके पास टाइम है तो आप स्केल से वहाँ पे लाइन खींच दीजिए। नहीं टाइम है कोई बात नहीं, आप 2-3 लाइन छोड़ दीजिए। आपको ऐसा नहीं है पेज में, फिर कह रहा हूँ पेजेस की कमी नहीं है, टीचर से आप पेजेस मांगोगे आपको ढेर सारे सप्लीमेंट्री शीट्स मिलेंगे। तो आप इस तरीके से प्रेजेंट कीजिए कि आपका एक आंसर हो, वो भी नीट क्लीन हो। जब वो खत्म हो रहा है तो उसके बाद कम से कम मिनिमम 2 लाइन तो जरूर छोड़िए। अगर 3 लाइन भी आप छोड़ते हैं तो और अच्छी बात है, तब उससे क्या होगा कि 2 आंसर के बीच में जब गैप होगा तो वो वैसे ही नीट एंड क्लीन दिखेंगे। दोस्तों टाइम मैनेजमेंट, अब टाइम मैनेजमेंट ये पेपर के दौरान भी और पेपर से पहले की भी बात है। जब आप प्रीवियस ईयर और सैम्पल पेपर जो भी है सॉल्व कर रहे थे तो उस वक्त मैंने कहा था कि टाइम मैनेजमेंट मस्ट है। आपको ऐसा नहीं है कि आप सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे हो तो आप 3 घंटे, साढ़े तीन घंटे, 4 घंटे ऐसे में सॉल्व कर रहे हो कि अरे मैंने तो क्वेश्चन कर लिए सॉल्व, कोई बात नहीं 4 घंटे ही लगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है। इवन आपको 3 घंटे में भी नहीं करना है। मतलब आपको पेपर उतने टाइम, जितने टाइम में आपको रियल एग्जाम में जिस दिन आप बैठोगे, उससे आप ये मान के चलो कि जब घर पे आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको कम से कम हाफ एन आवर या 20 मिनट्स बिफोर तो घर पे जब आप सैम्पल पेपर कर रहे हो तो आपको ख़त्म हो जाना चाहिए आपका पेपर। तो वहाँ पे आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए। और जिस दिन आपका पेपर है, जिस दिन आप पेपर लिख रहे हैं, तो उस दिन भी आप टाइम मैनेजमेंट का ख्याल करिए। अब कैसे ख्याल करना है कि पहले आपने क्वेश्चन, जब आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने का टाइम मिला है तो उस समय अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए, इधर उधर मत देखिए, क्योंकि वो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आप क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा देखकर कि हाँ ये क्वेश्चन आसान है या ये क्वेश्चन तो मुझे आता है। और जब आपके अंदर ये फीलिंग आएगा ना कि अरे ये क्वेश्चन मुझे आता है, तो फिर जब आप लिखोगे तो आपका मतलब जो एक कॉन्फिडेंस होगा तो आप अच्छे से लिख पाओगे और पेपर आपका जल्दी हो जाएगा। इन केस कि आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे दिख गए जो आपको नहीं आते हैं तो भी आप मतलब उन क्वेश्चन पे आप सोचने लगोगे कि यार ये कैसे होगा कैसे होगा, उसको रिकॉल करोगे कि यार मैंने किया था, याद क्यों नहीं आ रहा है। तो जब आपको रीडिंग का टाइम मिलता है उस वक्त आप इधर उधर ना देखें। दूसरी बात कि आप मान लीजिए कि क्वेश्चन कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन में आप बीचों बीच अटक गए, आपको नहीं अब ये याद आ रहा है, रिकॉल नहीं कर पा रहे हो कि मतलब इसके आगे क्या होगा, कौन सा स्टेप था वगैरह वगैरह, या कोई फॉर्मूला पर रिकॉल नहीं कर पा रहे हो। तो कुछ स्टूडेंट्स का क्या आदत होता है, इवन मेरा भी ये आदत था, बट हाँ मैंने पेपर के लास्ट तक आते आते मैंने इस आदत को सुधारने की बहुत कोशिश की थी और कुछ हद तक मैं कामयाब भी हुआ, मैं सक्सेसफुल भी हुआ और मुझे एज सच पेपर में उस वजह से कोई दिक्कत नहीं हुआ, सच बता रहा हूँ। दोस्तों कुछ स्टूडेंट का ये आदत होता है कि जैसे वो मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू किए, 5th तक पहुँचे, 5th में जाके वो अटक गए। अब वो उसी क्वेश्चन पे रुके रहेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मतलब ऐसे लगता है कि वो उस क्वेश्चन के साथ लड़ रहे हैं कि मुझे तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना ही है। दोस्तों घर पे ये ठीक है, पेपर से 2-4-5 महीने पहले आप अगर ऐसा कर रहे हैं तो ठीक है, बट पेपर में अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि आपको उस क्वेश्चन के अलावा भी तो बाकी क्वेश्चन करने हैं ना। तो दोस्तों अगर आपको नहीं आता है, किसी क्वेश्चन में आप अटक जाते हैं, तो कुछ जगह छोड़ दीजिए, जगह तो 2-3 पेज छोड़ दीजिए और फिर आगे बढ़िए। बाकी जो क्वेश्चन है उसको आप कीजिए, लास्ट में आपके पास टाइम बचता है तो फिर वापस आइए उस क्वेश्चन पर। और टाइम बचना भी चाहिए दोस्तों, क्योंकि आप सैम्पल पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर करके गए हैं तो आपका टाइम मैनेजमेंट ठीक ठाक है, आपको आपका टाइम बचना चाहिए लास्ट में। फिर आप सबसे लास्ट में जाके उसको रिविजिट कीजिए, रिविजिट लेटर विद अ फ्रेश माइंड। अब जब आपके सारे क्वेश्चन हो गए होंगे तो आपके ऊपर बर्डन नहीं होगा, टेंशन कम होगा कि अब तो मेरा सिर्फ यही एक क्वेश्चन मतलब बचा हुआ है। तो आप इस चीज़ को बाद में भी कर सकते हैं और फ्रेश माइंड के साथ कर सकते हैं। बट उस वक्त जब आप सिर्फ 5 ही क्वेश्चन किए थे और उस पर अटके हुए थे तो आपको टेंशन था कि यार इसके अलावा तो मुझे और कई सारे क्वेश्चन हैं जो करने हैं। तो ऐसा नहीं करना है कि आपको उसी पे एकदम स्टकअप हो जाना कि नहीं अब तो मेरे को आगे बढ़ना ही नहीं, इसको सॉल्व करके ही मैं आगे बैठूंगा। और आप अपना स्पीड इस तरीके से बना के रखें कि कम से कम 15 से 20 मिनट बिफोर आपका पेपर हो जाए, ताकि एक बार आप रिवाइज कर लें। और दोस्तों इसके अलावा कुछ चीज़ें और हैं जिस पे आपको ध्यान देना है कि जो आप कीवर्ड्स हैं उसको आप अंडरलाइन कीजिए, ब्लैक पेन का यूज कीजिए। इससे क्या होता है कि
टीचर कई बार अगर चेक कर रहा है तो उसको ब्लैक और ब्लू का जो मतलब देखने जो एक प्रेजेंटेशन होता है वो अच्छा लगता है, देखने में काफ़ी अपीलिंग होता है। दूसरी बात कि ब्लैक पेन से आप इंपॉर्टेंट जैसे फॉर्मूला है उसको आपने ब्लैक पेन से लिखा हुआ है, या कोई आंसर है उसको आपने वो क्या बोलते अंडरलाइन कर दिया है या बॉक्स में उसको कर दिया है। तो इस तरीके की जो हम मतलब क्रिएटिविटी यूज करते हैं, इससे क्या होता है कि टीचर के ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। और इससे क्या है कि टीचर अगर मार्क्स कहीं कट करने की भी सोच रहा होता है तो वो कट नहीं करता है। तो इन बातों पे आप जरूर ध्यान रखिए। और टाइम मैनेजमेंट पे आपको अभी से लग जाना है। ऐसा नहीं कि आप लास्ट के 10 दिन में आप टाइम मैनेजमेंट करने लगोगे, नहीं, उस पर आपको अभी से ध्यान देना है। अभी टाइम आपके पास है कि किस तरीके से मैं पेपर को एक स्पेसिफिक टाइम में ही कर लूँ। ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड टाइम मेरे पास अवेलेबल है। और दोस्तों लास्ट में मैं यही कहूँगा कि तुम कभी नहीं जीतोगे अगर तुम शुरुआत नहीं करोगे। दोस्तों ये खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए मैं बोल रहा हूँ कि जो सोचते तो बहुत ज़्यादा है, प्लान तो बहुत ज़्यादा बनाते हैं, टाइम टेबल बहुत ज़्यादा बनाते हैं, यूट्यूब पे टिप्स भी देखते हैं, मतलब सब कुछ करते हैं, पर उनको वो माइंड में हो रहा होता है, ऑन पेपर वो कुछ मेहनत नहीं करते हैं। तो मेहनत करने का मतलब कि वो शुरुआत नहीं करते हैं, जिन चीज़ के बारे में वो सोच रहे हैं उसकी वो शुरुआत नहीं करते। तो दोस्तों जब तक तुम शुरुआत नहीं करोगे तब तक तुम जीतोगे कैसे? तो शुरू करो, आज से ही शुरू करो, अभी से शुरू करो, क्योंकि अगर शुरू करोगे तभी जीतोगे। सो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। और दोस्तों पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। एंड फ्रेंड्स, चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।